वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था। आज हमें पढ़ाना है इसी का सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था एक हल्का सा समरी बता देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या कर रहा था कि किसी भी कंसंट्रेशन पे इसका जो आयोनाइजेशन हो रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दे या आयोनाइजेशन बोल दे, वो क्या रहा था 100% हो रहा था। और 100% होने का मतलब क्या है, जैसे NaCl है तो जितना भी 100 मॉलिक्यूल थे इसके, तो 100 मॉलिक्यूल Na+ और 100 मॉलिक्यूल Cl- बन जाते थे। ये भी 100 हो रहा था और ये भी 100 हो रहा था। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 100% ना होकर उसके कुछ परसेंटेज होते थे। जैसे एग्जाम्पल इसमें भी लास्ट लेक्चर में बता दिए थे, COOH लिया गया था तो CH3 COO- और साथ में बन रहा था H+। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए गए हैं तो इसमें से क्या होता है 40% मान लेते हैं कि 40% ही डिसोसिएट होते हैं। 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा इसमें, तो यहाँ 40 बन जाता था, यहाँ 40 बन जाता था। तो अंतर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था कि इसमें नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा होते थे। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ़ आयंस कम होंगे क्योंकि इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है। ठीक है, तो अब जब इसमें नंबर ऑफ़ आयंस कम है तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि यहाँ पे लिख देते हैं कि कंडक्टिविटी जो है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसकी कंडक्टिविटी वीक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का रीज़न क्या है, कम होने का रीज़न ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ आयंस भी कम है। ठीक है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ़ आयंस पे, दूसरा उसकी मोबिलिटी पे, कितनी तेज़ी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आयंस ही कम है तो इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है। दूसरा पॉइंट में हमें कंसंट्रेशन का देखना है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं इसमें। तो अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम कर देते हैं, या सॉल्वेंट जो होता है इसका अमाउंट हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन को कम करना। कंसंट्रेशन को कम करने को एक और वर्ड से कर सकते हैं इसको कि जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट का हिंदी बोलते हैं तनु, तो उसको तनु कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करने में क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट और मिला देते हैं तो उसको होता है डाइल्यूट हो जाता है। तो जब ये काम कर रहे हैं तो इसमें अब देखना है कि नंबर ऑफ़ आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ़ आयंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में बता ही चुके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आयंस तो इसमें सेम रहता था। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन कम करेंगे, यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं और क्या कर दिए, डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये काम करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो ये डिसोसिएशन हो रहा है, जो अभी क्या हो रहा था केवल 40% का डिसोसिएशन हो रहा था, तो नंबर ऑफ़ डिसोसिएशन इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे बोलते हैं। ये जो परसेंटेज है इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। या फिर सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इसके जो आयंस अभी 40% ही आयन टूट रहे थे, अब ज़्यादा आयन टूटने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन करने में ये देखा गया कि स्टार्टिंग में जब इसको डाइल्यूट किया जा रहा है एक स्टेंट तक करने पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका परसेंटेज बढ़ रहा है और कुछ समय बाद क्या हो रहा है, अचानक सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो डाइल्यूशन करने में ये देखा गया कि इनिशियली जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है पहले धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय बाद क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया था। तो ग्राफ ऐसा था कि यहाँ पे लिख दिया गया था √C कंसंट्रेशन का और इधर लिख दिया था मोलर कंडक्टिविटी। ये ग्राफ लास्ट में इसमें ही बनाया गया था। तो इसमें जो ग्राफ था इसमें ऐसा ग्राफ था, यहाँ बना देते हैं एक बार फिर से, √C और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ बनाया गया। तो इसमें कैसा बन रहा था, पहले हल्का सा डाउन हो रहा था, उसके बाद ये पैरेलल जा रहा था। इस टाइप का ग्राफ इससे बन रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है,
क्यों नहीं पड़ रहा था डाइल्यूशन फ़र्क? क्योंकि 100% मॉलिक्यूल पहले ही डिसोसिएट हो जा रहे थे। थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ रहा था? क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स जो था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, उनके कारण ये हल्का सा फ़र्क आ रहा था। ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, ये डाइल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, C मतलब कंसंट्रेशन है, तो इधर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और इधर की तरफ क्या है? यहाँ पे 0 है, तो हाई से लो इधर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये डाइल्यूट कर रहे हैं। इधर से इधर का मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो ये डाइल्यूशन को बता रहा है। तो इसमें इधर से इधर की तरफ देखेंगे, तो जब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो इसका जो ग्राफ बन के आया, ऐसा ग्राफ बन के आ रहा था इसका। यहाँ से सबसे पहले तो ये हल्का सा चेंज हो रहा है, हल्का सा बढ़ा, और यहाँ जाने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ गया ये, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आया, कर्व ग्राफ आ रहा था इसका, ठीक है। तो इस कर्व ग्राफ से हमें ये पहली चीज़ ये पता चली कि इनिशियली जब इसको डाइल्यूट कर रहे थे तो क्या हुआ कि हल्का सा चेंजेज आया इसमें, लेकिन कुछ समय बाद बहुत तेज़ी से चेंजेज आ रहा है, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होगा, ये काफ़ी ऊपर जाने के बाद, इसको हम अगर ऐसे कर दें तो काफ़ी ऊपर जाने के बाद ये डैश करके इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसको डाइल्यूशन क्या कर दे, इनफाइनाइट कर दे, या फिर कह दे कि जो कंसंट्रेशन है उसको 0 कर दे। कंसंट्रेशन 0 करने का मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो क्या कर दे, 0 कर दे। उसमें अब सॉल्यूट है नहीं, केवल सॉल्वेंट है। उस केस में जो ये क्या हो जाएगा, एक किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको बोलते हैं लेमडा m नॉट बोल देंगे। इस पॉइंट को बोल देंगे लेमडा m नॉट, जिस पॉइंट पे ये जाके मिलेगा। और ये होता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है किसके, लेमडा m की, ठीक है। और ये कब अटेंड होता है, लेमडा नॉट m कब मिलेगा, जब ये डाइल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, या फिर कंसंट्रेशन क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक होता है लेमडा नॉट m और लेमडा इनफाइनाइट m, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। और इसका अगर डिफिनीशन देना चाहेंगे तो इसको बोल देंगे, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, और किस पे है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो इसको बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा नॉट m से, या लेमडा इनफाइनाइट m से। और इसका जो टर्म्स है, इसको टर्म्स क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। तो ये इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा और ये इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी ही रखना है, लेकिन किस पे करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें ये चीज़ें देखनी थी कि इसका जो है सबसे पहले तो इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, कम डिसोसिएशन होता है, और जिसके कारण इसमें डिसोसिएशन कम होने का इसका जो कंडक्टिविटी होता था वो क्या होता था, लेस होता था। किसके कंपेयर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में। अगली चीज़ हमें ये देखना है कि इसके कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बन के आता है। तो इसमें ग्राफ कैसा बन के आ रहा था, स्टार्टिंग में जब इसका डाइल्यूशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये बढ़ा, और कुछ समय बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जाके इससे टच हो गया तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं, जो टर्म्स आता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे करते हैं, लेमडा नॉट m से करते हैं, या फिर लेमडा इनफाइनाइट m से करते हैं। और इसको बोल देते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको अगर हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो ये आपका था वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि अगर हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसका अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है।
तो दो चीज़ें हैं, या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये घटेगा या फिर इसको कंसंट्रेशन घटाने पर ये बढ़ेगा। दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर या फिर डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चला कि जो अगर हम डाइल्यूशन क्या करते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए यहाँ पे, तो उस समय क्या होगा कि जो इसका डिसोसिएशन हो रहा है, जो आयंस का डिसोसिएशन हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अगली चीज़ में एक ये पता चला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा क्या, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका भी डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज़ ये बता देते हैं दोबारा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा चुका है, उसके अलावा जो सोल्यूशन चैप्टर उसमें भी पढ़ाया जा चुका है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है क्या। फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब अगर 100 मॉलिक्यूल है, अब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो लिख देंगे 100%। और दोबारा अगर इसी में देखते हैं, जैसे CH3COOH था और इसमें क्या हो रहा था, CH3COO प्लस H+ बना, और इसमें 100 मॉलिक्यूल लिया गया था, इसमें यहाँ पे 40 मॉलिक्यूल बना। तो इसके लिए बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना है, 40% है। इसके लिए बोल देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 40% है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो इसको करते हैं अल्फ़ा से। तो कितना % डिसोसिएट हो रहा है, बस यही सिंपल सा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब यहाँ परसेंटेज में दिया, इसको अगर नंबर में लिखना चाहेंगे तो 100% है, तो इसको लिख सकते हैं। अगर नंबर में लिखना चाहे 1, या 40% है तो इसको नंबर में लिखना चाहेंगे तो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज में। तो ठीक है, तो ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका भी यूज अभी आगे होगा कोलोराउस लॉ में, ठीक है, इस वजह से इसको बता दिए। अब हमें ये देखना है कि जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जो था यहाँ बताए थे अभी, इस तरह का आ रहा था वो ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एक लॉ आया जिसको बोलते हैं कोलोराउस लॉ। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे कोलोराउस लॉ क्या है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हमें दो लॉ के बारे में पता चला, एक तो था स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लॉ था उससे क्या बोलते थे, का नाम था डूबे हैकल आंसेगर लॉ, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो लॉ का नाम था क्या था, कोलोराउस लॉ। तो हमें ये जानना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब कोलोराउस लॉ के बारे में जानेंगे। तो जो कोलोराउस लॉ है वो किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाते हैं तो क्या होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया CH3COOH, और ये बनाता है अगर CH3COO- और H+। अब अगर हम करते हैं ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट हो गया। और 100% डिसोसिएट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी या इसकी मोलर कंडक्टिविटी आएगी, इसकी प्लस इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी, वो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा, ठीक है। कब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसका हम लिख देते हैं लेमडा नॉट m, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसके लिए तो कैपिटल लेमडा लगाते हैं, इसके लिए जो लगाते हैं स्मॉल लेमडा यूज करते हैं। ये हो जाएगा CH3COO- अब प्लस लेमडा H+, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेमडा m इक्वल टू लिख सकते हैं कि लेमडा नॉट, एक का टैन है एक एनायन है, तो लिख सकते हैं इसमें एनायन प्लस लेमडा नॉट कैटायन। तो इसी लॉ को बोलते हैं कोलोराउस लॉ। सिंपल सा कोलोराउस लॉ क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी एनायन और कैटायन की, इसकी टोटल जो सम है वो किसके बराबर होगा, कि इस सब्सटेंस के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। यही था आपका कोलोराउस का नियम। अब इसमें जैसे ये था, अब एक मान लेते हैं KCl है, अगर इसका हमको निकालना हुआ तो लेमडा नॉट, अब m की जगह हम पूरा ये लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि जितने आयंस बन रहे हैं सबकी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि लेमडा नॉट K+ और प्लस लेमडा नॉट Cl-, इसके बराबर होगा। अब एक दूसरा ले लेते हैं, हम ले लिए
Cl2। अब इसका हमें देखना है, इसके लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी इसकी देखनी है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट Mgcl2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो Mgcl2 है, तो अगर ये जब आयन में डिसोसिएट होता है, एक तो बनाता है Mg++ बनाता है और साथ में Cl-, तो Cl- के 2 आयंस बनाएगा, तो ये बनेगा। तो अब इसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट Mg++ और प्लस लैम्डा नॉट Cl-, और Cl- कितना है, 2 है, तो दोनों हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लैम्डा नॉट Cl। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 2 लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट Mg++ और प्लस इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे 2 लैम्डा नॉट Cl-। ठीक है, तो इससे ये पता चला हमें कि जितने भी आयंस होते हैं टोटल सम उसका लेना होता है। अब एक और कराते हैं इस पर। अब जैसे अगर मान लेते हैं दिया हुआ AlCl3, तो हमें अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इसको लिखेंगे लैम्डा नॉट AlCl3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉट Al ट्रिपल प्लस, अब प्लस हो जाएगा, क्लोरीन के 3 आयंस मिल रहे हैं तो लिखेंगे 3 लैम्डा नॉट Cl-। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है निकालेंगे। तो अब कोलराउस लॉ को अब बताते हैं क्या है। कोलराउस लॉ क्या है कि तो अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों के मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। ठीक है, ये बोल देंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। रूल्स क्या है, तो कोलराउस लॉ के बारे में हो गया था। अब हमें जानना है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशन हैं और इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसमें दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनका जो है मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम जानना है। तो इसमें जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलराउस लॉ को यूज करके। अब जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं ग्राफ से। जो हमने ग्राफ बनाया था स्ट्रांग के लिए, यहाँ पे C था, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी था और ये इस तरह ग्राफ आ रहा था। तो इस ग्राफ से हम जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके लिए जो ग्राफ आ रहा था ऐसा आ रहा था, तो इसको हम, ये कर्व ग्राफ है तो इससे हम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे इसका एप्लीकेशन यूज करके हमको इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वही चीज़ यहाँ पे जानना है। क्लियर है, तो अब देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है उसका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का हमें मोलर कंडक्टिविटी को पहले तो इस ग्राफ से उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल बताते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमको CH3COOH, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ये आयंस है और एक ये, 2 टाइप के आयंस बना रहा है। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं CH3COO- और बना रहा है अगला H+ आयन। ये 2 आयन बना रहा है ये। अब इन 2 आयनों में से क्या करेंगे कि हमको इसका एक हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा वो बनेगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और उसी तरह की इसका इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और कौन सा लेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी लेंगे। ठीक है, तो उस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो है मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इसका अगर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये CH3COONA, ये है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये ले लिए। अब इसका भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं HCl मान ले लेते हैं। ठीक है, अब एक और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और वो भी कौन सा, स्ट्रांग वाला। और वहाँ कौन सा लेंगे, एक इसमें जो है ये वाला और इस वाले में ये वाला, इन दोनों से मिला के जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा वो हो गया जैसे NaCl अगर इन 3 जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अगर हम वैल्यू हमें पता ही चल जाएगी ग्राफ से, तो इसकी वैल्यू पता चले, इस 3 वैल्यू के हेल्प से हमको इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो हमें देखना है, तो हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम इसकी बात करें, लैम्डा नॉट CH3
COOH, ये किसके बराबर होगा, लेमडा नॉट ये आयन CH3 COO माइनस और प्लस लेमडा नॉट H प्लस, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये तीन जो हैं, इन तीन की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये तीनों क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं। तो अगर हम इसको भी डिसोसिएट कराना चाहते हैं तो इसको एक हम लिख देते हैं कि लेमडा नॉट CH3 COONA। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा कि लेमडा नॉट CH3 COO माइनस और प्लस हो जाएगा लेमडा नॉट Na प्लस, इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह HCl का हमें देखना है, तो लेमडा नॉट HCl का हम निकालना चाहें तो हो जाएगा लेमडा नॉट H प्लस और साथ में हो जाएगा लेमडा नॉट Cl माइनस। और उसी तरह ये लेंगे तीसरा वाला, ये हो जाएगा लेमडा नॉट NaCl इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट Na प्लस और साथ में लेमडा नॉट Cl माइनस। ये वैल्यू हो गए। अब ये चार वैल्यू हमें मिली हुई है, इन चार वैल्यू में से हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर हमको इसका और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अब इन तीन की हेल्प से कैसे निकलता है वो देखना हमें। अब इस वाले में, पहले वाले में ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू यहाँ मिल गया, ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों में ये और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को हटाना है, तो तीसरे में हम इसीलिए ये तीसरा लेंगे, किसमें से, इन दोनों में से इसको माइनस कर दें। तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कर दें तो अब इन तीनों का अगर जोड़ देते हैं तो ये वाला इसके साथ कट गया और साथ में ये वाला इसके साथ कट गया, क्लोरीन के साथ कट गया क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया। अब जो इन तीनों का जो एडिशन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेमडा नॉट CH3 COONA ये प्लस ये लेमडा नॉट HCl, और ये तो कर दिया माइनस में, और माइनस लेमडा नॉट NaCl, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा लेमडा नॉट CH3 COO माइनस और प्लस, ये हो गया और ये बच गया, ये हो गया लेमडा नॉट H प्लस, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन था। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन बताएंगे, इसमें 3 एप्लीकेशन और जानना है और इन सभी पर न्यूमेरिकल पूछता है।